सो देखो बेटा, आज आप स्टार्ट करन जा रहे हैं टॉपिक एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए रिजिड बॉडी, रोटेटिंग रिजिड बॉडी। तो ਉਹਦੇ ਲਈ बेटा सब तो पहला ਆਪਾਂ रिजिड बॉडी एज्यूम कर ली और ये ਜਿਹੜੀ रिजिड बॉडी है ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है और इसकी एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा। ਹੁਣ बेटा एक ਆਪਾਂ लास्ट ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ कि अगर कोई भी रिजिड बॉडी किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है तो उस रिजिड बॉडी का हर पार्टिकल उस एक्सिस के अबाउट जो है सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा और उस सर्कुलर पाथ का सेंटर एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर आएगा और उस पार्टिकल के सर्कुलर पाथ का रेडियस उस पार्टिकल का जिन्ना एक्सिस ऑफ रोटेशन तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो बराबर आएगा और उस पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी जो है वो बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी के इक्वल होएगी। हुण देखो भाई कि अगर आ है साडा सपोज फर्स्ट पार्टिकल, तो इसका मास अगर m1 है और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस r1 है, तो इस पार्टिकल का जो सर्कुलर पाथ है उसका रेडियस हो गया r1 और उसका सेंटर हो गया o1। हुण इस पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी क्योंकि ओमेगा ही है, तो जदों तुहाडे सामने कोई भी पार्टिकल सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा तो उसकी लीनियर वेलोसिटी कितनी होएगी बेटा, ओमेगा आर। तो फर्स्ट पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी है ओमेगा r1। हुण जदों तुसी फर्स्ट पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी निकाल ले तो फर्स्ट पार्टिकल की लीनियर मोमेंटम निकालूंगे मास इंटू वेलोसिटी। हुण लीनियर मोमेंटम निकालन तो बाद बेटा थानू याद आना चाहिए कि वैसे एंगुलर मोमेंटम होंदी है आर पी साइन थीटा और आर पी साइन थीटा दे विच थीटा एंगल हुंदा आर वैक्टर एंड पी वैक्टर। पर थानू उत्थे याद है स्पैशल केस च दस्सिया सी कि अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा, अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा तो उस केस दे विच उसकी एंगुलर मोमेंटम जदों निकालनी तो आर पी साइन थीटा तो ही है बट थीटा 90 डिग्री हो जाना। क्यों? क्योंकि सर्कल दे लई आर रेडियल डायरेक्शन है तो वेलोसिटी टेंजेंशियल डायरेक्शन है और रेडियल ते टेंजेंशियल डायरेक्शंस हमेशा एक दूजे दे परपेंडिकुलर है और साइन 90 होने करके जो सर्कुलर मोशन च जदों भी कोई पार्टिकल मूव करेगा तो उसकी एंगुलर मोमेंटम जो है दैट वुड बी इक्वल टू r1 p1। आर पी हो जाएगा ना क्योंकि साइन 91 है, ठीक है, बिकॉज L is equal to rp sin theta in circular motion theta 90 डिग्री। तो P1 की वैल्यू पुट की R1 मल्टीप्लाई होएगा तो M1 ओमेगा R1 स्क्वायर। तो ये फर्स्ट पार्टिकल की एंगुलर मोमेंटम आ गई। तो सेकंड पार्टिकल की एंगुलर मोमेंटम बेटा सिमिलरली क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी तो हर पार्टिकल की सेम है तो लास्ट तक पहुंच जो आप मान लिया कि साडी जी रिजिड बॉडी है ना वो n पार्टिकल्स तो बनी है तो एल एन आ गई। तो टोटल एंगुलर मोमेंटम हुण अगर तुसी इन्हां नूं टोटल ऐड करन लगे हैं तो ओमेगा कॉमन कर लेने हैं पहले स्टैप ची m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर mn rn स्क्वायर है ना, बट m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर की है उस रिजिड बॉडी का गिवन एक्सिस दे अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इट मीन्स बेटा
कोई भी जो रिजिड बॉडी है उसकी जो एंगुलर मोमेंटम है वो ओमेगा आई के बराबर भी है ना, और ओमेगा दे ट्रांसलेशनल मोशन च इक्विवेलेंट है v और आई दे इक्विवेलेंट है m। तो जिदा लीनियर मोशन च लीनियर अपना लीनियर मोशन कह लो या ट्रांसलेशनल मोशन कह लो, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ लीनियर मोमेंटम mv है और इथे मास की जगह है ना, तो इथे मास की जगह तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई आ जाएगा और वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा आ जाएगी, तो L इज इक्वल टू ओमेगा आई। तो ये है एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिजिड बॉडी। अच्छा हुन बेटा अगर थोड़े सामने आ जाए देखो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए रोटेटिंग रिजिड बॉडी है ना, तो गल फिर वही आ गई बेटा। सब तो पहला आप की कंसिडर किया रिजिड बॉडी जो किन्ने पार्टिकल्स तो बनी है n पार्टिकल्स तो, और ये रिजिड बॉडी इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। हुन जेड़ा फर्स्ट पार्टिकल है ਉਹਦਾ मास m1 है, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस r1 है, तो फर्स्ट पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी होगी ओमेगा r1। तो फर्स्ट पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी की होगी बेटा हाफ इज इक्वल टू हाफ m1 ओमेगा r1। सिमिलरली हाफ m2 ओमेगा स्क्वायर r2 स्क्वायर हाफ mn ओमेगा स्क्वायर rn स्क्वायर। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई बेटा, तो हाफ कॉमन है, ठीक है, हाफ कॉमन है, ओमेगा स्क्वायर भी कॉमन है। तो फर्स्ट केस की रह गया m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर mn rn स्क्वायर, तो हाफ ओमेगा स्क्वायर आई। क्योंकि क्या किया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना। हुन देखो बेटा तो हुन फिर वही गल आ गई ना, देखो क्योंकि ट्रांसलेशनल मोशन च काइनेटिक एनर्जी होंगी हाफ mv स्क्वायर, तो रोटेशनल च काइनेटिक एनर्जी की आ गई, ये रोटेशनल दी है पुत हाफ मास की जगह ते मोमेंट ऑफ इनर्शिया ते वेलोसिटी की जगह ते लीनियर एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर। तो सिमिलर कंसेप्ट है बिल्कुल है ना, पैरेलल कंसेप्ट है। तो ये है काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए रिजिड बॉडी रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस। हुन बेटा थर्ड केस है, थर्ड केस है पुत्र टॉर्क acting on a rotating rigid body means आ रिजिड बॉडी है, आ बेटा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है। हुन एक गल सुनो पुत देखो क्योंकि जी टॉर्क है ना, जदों भी किसी बॉडी ते टॉर्क एक्ट करेगी, देखो जदों भी किसी बॉडी ते फोर्स एक्ट करेगी तो बॉडी एक्सेलरेट करेगी। तो जदों भी टॉर्क एक्ट करेगी तो बॉडी की एंगुलर एक्सेलरेशन होगी अल्फा। तो इस करके क्योंकि एक्सप्रैशन टॉर्क वाली डिराइव करनी है तो आप की मान लेना बेटा कि ये जी बॉडी है ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है विद एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, जबकि इस तो पहले वाले दोनों आर्टिकल्स च असी एंगुलर वेलोसिटी एज्यूम की सी ना ओमेगा, हुन अल्फा मान लेनी टॉर्क के केस च। हुन दोबारा गल सुनो कि आ जिहड़ा फर्स्ट पार्टिकल है क्योंकि ਇਹਦਾ परपेंडिकुलर डिस्टेंस r1 है और ये थानू लास्ट लैक्चर च दसिया सी जदों भी कोई भी रिजिड बॉडी रोटेट करेगी
ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹਰ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀ ਐਂਗੂਲਰ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਿੰਨੀ ਰਿजिड बॉडी ਦੀ ਐਂਗੂਲਰ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। तो इट मीन्स फर्स्ट पार्टिकल की एंगुलर एक्सेलरेशन भी अल्फा है। हुण बेटा जदों कोई भी पार्टिकल सर्कल च मूव करता अलॉन्ग ए सर्कुलर पाथ, तो जदों तुसी ओदी एंगुलर एक्सेलरेशन नू रेडियस ऑफ सर्कल ना मल्टीप्लाई करते हैं अल्फा आर, तो जिहड़ी रिजल्टेंट एक्सेलरेशन आंदी है ए, वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हुंदी है। सो इहदा मतलब जिहड़ा फर्स्ट पार्टिकल है तो ਉਹਦੇ सर्कल का रेडियस r1 है, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है, तो फर्स्ट पार्टिकल की लीनियर एक्सेलरेशन हो गई अल्फा r1। ये लीनियर एक्सेलरेशन जो है ना, ये है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। हुण जदों तुसी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नू बेटा मास दे नाल मल्टीप्लाई करोगे तो टेंजेंशियल फोर्स बन जाएगी, क्योंकि ये एक्सेलरेशन फर्स्ट पार्टिकल दी है। तो फर्स्ट पार्टिकल दी एक्सेलरेशन नू फर्स्ट पार्टिकल दे मास नाल मल्टीप्लाई करूंगे तो फर्स्ट पार्टिकल ते लगन वाली टेंजेंशियल फोर्स आ जाएगी। हुण टेंजेंशियल फोर्स जो है पुत्र थानू याद होएगा, वैसे तो टॉर्क का फार्मूला की हुंदा आर एफ साइन थीटा, पर थानू याद होएगा कि अगर आपां फोर्स का टेंजेंशियल कंपोनेंट लईए जिन्हों आपां एफ थीटा या एफ टी लिखिया सी, तो फिर टॉर्क की होंगी आर इंटू एफ थीटा या आर इंटू एफ टी। तो एफ टी बेसिकली टेंजेंशियल कंपोनेंट है फोर्स का ना। तो हुण साडी F1 फोर्स तो है ही टेंजेंशियल फोर्स। सो इसका मतलब फर्स्ट पार्टिकल ते टॉर्क कितनी लग रही है बेटा, तो टॉर्क का फार्मूला की होंदा आर एफ टी होंदा ना। तो आर फर्स्ट पार्टिकल दे सर्कल का रेडियस r1 है, और फर्स्ट पार्टिकल दे जिहड़ी फोर्स लग रही वो है ही सारी टेंजेंशियल, तो F1। इस करके R1 और R1 स्क्वायर हो गया M1 अल्फा R1 स्क्वायर। तो फर्स्ट पार्टिकल ते टॉर्क आ गई। सिमिलरली सेकंड पार्टिकल ते टॉर्क, तो ये तो टोटल टॉर्क कितनी आ गई पुत, ये सारियां टॉर्क्स ऐड हो जानी है ना। हुण अल्फा कॉमन है, अल्फा आई, क्योंकि आ टर्म की है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। हुण इत्थों तुसी की नोट कर रहे हैं कि जो रिजिड बॉडी है जदों वो रोटेट कर रही है तो उसके ऊपर लगन वाली टॉर्क नू असी आई अल्फा तो भी निकाल सकते हैं। जिदा किसी भी रिजिड बॉडी के ऊपर ड्यूरिंग ट्रांसलेशनल मोशन नैट फोर्स की होंगी है मास इंटू एक्सेलरेशन, तो इत्थे आ जाएगी मास की जगह ते मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, एक्सेलरेशन की जगह ते एंगुलर एक्सेलरेशन। तो बिल्कुल पैरेलल फार्मूलाज है बेटा। तो ये तो है रिगार्डिंग काइनेटिक एनर्जी, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम ऑफ रोटेटिंग रिजिड बॉडी है ना, इन्हों के अलग अलग फार्मूलाज आ गए। हुण बेटा इत्थे तक समझ लगी अंकुश? चिराग, लक्ष्या, नवनीत, नारायण, समूगन, तो देखो बेटा हुण ध्यान दो, जो नेक्स्ट टॉपिक है, लिसन बेटा, तो एक्चुअली हुण अगर आप रोटेशनल ते ट्रांसलेशनल मोशन की कंपैरेटिव स्टडी करिए, ट्रांसलेशनल मोशन
ते रोटेशनल मोशन। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨਲ ਮੋਸ਼ਨ ਚ ਜੋ ਰੋਲ ਮਾਸ ਦਾ ਵਾ, ਇੱਥੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਰੋਲ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਵਾ, ਇੱਥੇ ਐਂਗੂਲਰ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਐਂਗੂਲਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸੌਰੀ, ਇੱਥੇ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ, ਇੱਥੇ ਐਂਗੂਲਰ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਵੀ ਵੈਕਟਰ ਫਾਰਮ ਚ ਲੈ ਸਕਦੇ हैं, बस उदा जनरल आप गल कर रहे हैं। फिफ्थ बेटा, इस इथे जो लीनियर मोमेंटम है, तो इथे एंगुलर मोमेंटम आ गया। हुण P mv है तो L मास की जगह I आ गया, V की जगह। हुण इथे जो रोल फोर्स का वा MA, तो इथे टॉर्क आ गई पुत I अल्फा। अच्छा, हुण बेटा थानू याद होएगा पावर, वैसे तो पावर है रेट ऑफ डूइंग वर्क dw/dt, पर आपां F.v लिखिया सी ना, याद है? तो उसी तरह नाल ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ रोटेशनल मोशन की गल करते हैं तो ਉਹਦੇ पावर की आ जाएगी, फोर्स की जगह ते टॉर्क, ते वेलोसिटी की जगह ते एंगुलर वेलोसिटी। बिल्कुल पैरेलल टर्म्स है। हुण बेटा तुहानू याद होएगा आपां एक टर्म पढ़ी सी, इंपल्स ऑफ फोर्स। तो इंपल्स ऑफ फोर्स की सी? चेंज इन मोमेंटम, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम, है ना, याद है? तो उसी तरह नाल इधर बेटा टर्म आ जानी है एंगुलर इंपल्स। जो एंगुलर इंपल्स है वो जिदा इथे इंपल्स है चेंज इन मोमेंटम, तो एंगुलर इंपल्स होगी चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। और यहां जिदा इंपल्स है प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम, एंगुलर इंपल्स हो जानी है फोर्स की जगह ते टॉर्क, टाइम। मीन्स जो ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੰਪਲਸ ਨਿਕਾਲਦੇ ਆ ਜਾਂ ਤਾਂ ਚੇਂਜ ਇਨ ਮੋਮੈਂਟਮ ਤੋਂ ਨਿਕਾਲਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਿੰਨੀ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, तो ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। तो उसी तरह नाल बेटा जो रोटेशनल मोशन है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एंगुलर इंपल्स ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਾਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ चेंज इन एंगुलर मोमेंटम ਤੋਂ। और एक गल सुनो, क्योंकि लाइक मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम भी वैक्टर है, इस करके जो आप चेंज इन एंगुलर मोमेंटम निकालनी है तो वैक्टर सबट्रैक्शन का कंसैप्ट अपलाई होना पुत, ये ध्यान च रखना वा, है ना। तो एंगुलर इंपल्स जी या तो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम है, तो या टॉर्क इनटू टाइम ऑफ एक्शन ऑफ टॉर्क, भी टॉर्क किन्ने टाइम लिए लगी है ना। तो ये सारा बेटा याद होना चाहिए थानू। हुण इन्हां नूं आपां हुण न्यूमेरिकल्स च यूज करना ना, तो एक ये टेबल जिहड़ा तुहाडे माइंड च रहना चाहिए। हुण बेटा एक टर्म आप इत्थे मिसिंग है, जिद्दां काइनेटिक एनर्जी, तो इत्थे तो हाफ mv² है, पर इधर काइनेटिक एनर्जी की है हाफ आई ओमेगा स्क्वेयर, हाफ आई ओमेगा स्क्वेयर। तो है ना, तो ये कुछ टर्म्स है जिहड़ियां तुहानू याद होनियां चाहिए। हुण बेटा नेक्स्ट है थानू याद होएगा एक टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्योंकि बेटा थानू पता
कि जो टॉर्क है दैट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये डेरिवेशन आप ऑलरेडी कर चुके हैं ना। टॉर्क इज इक्वल टू dl बाय dt। हुण इहदे विच बेटा ध्यान की रखना वा, दो गल्लां ख्याल च रखनियां। एक तां ये टॉर्क जिस बॉडी ते लग रही है तो L उस बॉडी दी एंगुलर मोमेंटम है। पर नाल दूजी गल की है कि चाहे टॉर्क है चाहे एंगुलर मोमेंटम है, ये जिहड़ियां फिजिकल क्वांटिटीज है ना दोनों, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन ते भी डिपेंड करदियां वा, तुहानू याद होएगा। तो ਇਹਦਾ मतलब अगर टॉर्क गिवन बॉडी ते लगन वाली टॉर्क है अबाउट गिवन एक्सिस, तो L की है उस गिवन बॉडी की एंगुलर मोमेंटम अबाउट द सेम एक्सिस, उसे एक्सिस दे अबाउट। तो मतलब टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम की एक्सिस सेम है, सेम होनी है। हुण बेटा अगली गल देखो कि अगर नेट टॉर्क जीरो है, तो अगर किसी सिस्टम ते लगन वाली नेट टॉर्क जीरो है ना, तो उस केस दे विच बेटा dl बाय dt जीरो होएगा, तो L कांस्टेंट होएगा। हुण देखो, हुण जिस एक्सिस दे अबाउट टॉर्क जीरो है उस एक्सिस दे अबाउट उस बॉडी की एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होएगी। ये गल बड़ी इंपॉर्टेंट है, इनू पहला भी आपां न्यूमेरिकल दे नाल समझिया होया वा। अच्छा, तो इट मीनस जिस तरह आपां डिस्कस किया होया कि किसी भी बॉडी की जो लीनियर मोमेंटम है क्या वो हमेशा कांस्टेंट रहिंदी है, तो आंसर है नो। किसी भी बॉडी की लीनियर मोमेंटम सिर्फ उदों कांस्टेंट होएगी अगर उस बॉडी ते नेट फोर्स जीरो लग रही। इसी तरह नाल बेटा अगर सानू कोई पूछे कि क्या किसी भी बॉडी की एंगुलर मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहिंदी है, तो आंसर आएगा कि किसी भी बॉडी की एंगुलर मोमेंटम उदों कांस्टेंट होएगी जदों टॉर्क जीरो होएगी और उस एक्सिस दे अबाउट एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होएगी जिस एक्सिस दे अबाउट टॉर्क जीरो है। तो ये पॉइंट्स बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, हुण बेटा क्योंकि असी ऑलरेडी ये गल डिस्कस कर चुके हैं कि जिहड़ी एंगुलर मोमेंटम है वो प्रोडक्ट है आई ओमेगा दा। तो ਇਹਦਾ मतलब अगर किसी सिस्टम ते नेट टॉर्क जीरो है तो उस सिस्टम की एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है। हुण इस फार्मूला च देखो, एंगुलर मोमेंटम का मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ते एंगुलर वेलोसिटी का प्रोडक्ट कांस्टेंट है। हुण फिर अगली गल देखो, जिस एक्सिस दे अबाउट टॉर्क जीरो है उस एक्सिस दे अबाउट असी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया लेना। आई का मतलब उस बॉडी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द गिवन एक्सिस, जिस एक्सिस दे अबाउट टॉर्क जीरो है। हुण क्योंकि बेटा ये प्रोडक्ट कांस्टेंट है, तो ਇਹਦਾ मतलब अगर इस प्रोडक्ट ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ अगर आई बदलती है तो ओमेगा ने भी बदलना, प्रोडक्ट ने कांस्टेंट रहना। तो अगर आई इंक्रीज करती है तो ओमेगा डिक्रीज करेगा ताकि प्रोडक्ट कांस्टेंट रहे, सेम रहे। अगर आई डिक्रीज करता ओमेगा इंक्रीज हो जाएगा। तो हुण बेटा ये गल याद रखो कि कोई भी बॉडी जो रोटेट करती है तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी 2 पाई बाय टाइम पीरियड तो भी निकाल लेने आपां ना। तो हुण बई जदों आई मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की गल करते हैं तो थानू पता होना चाहिए वा, याद होना चाहिए वा कि किसी भी रिजिड बॉडी का जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है वो डिफरेंट फैक्टर्स से डिपेंड करता। एक तो चॉइस ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिपेंड करता, पर अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन गिवन है पुत तो फिर वो डिपेंड करता वा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास से। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास की हुंदा कि अगर बॉडी का मास एक्सिस ऑफ रोटेशन तो दूर जाए तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज करेगा, अगर नेड़े आए तो डिक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला, बेसिक फार्मूला एम आर स्क्वेयर है ना, जनरल फार्मूला। तो एम आर स्क्वेयर आर की है उस पार्टिकल का एक्सिस ऑफ रोटेशन तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस।
तो ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਕਲ ਐਕਸਿਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ r ਦੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੇਗਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ r मतलब पार्टिकल एक्सिस ऑफ रोटेशन के नज़दीक आएगा तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया घटेगा। हुण देखो बेटा ये गल आपां हमेशा दिमाग च रखनी है। हुण इहदे विच जदों असीं हुण लॉ ऑफ कंजरवेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की गल कर रहे हैं तो इस कंसैप्ट के उपर बेस्ड कई प्रॉब्लम्स नूं असीं इस लॉ के उपर बेस्ड जो कंसैप्ट है उसकी हैल्प दे नाल मैक्सिमम प्रॉब्लम्स नूं सॉल्व किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल देखो कि जिस तरह मान लो साडे कोल एक रिवॉल्विंग चेयर है, हुण उस रिवॉल्विंग चेयर के उपर तुसीं इदां बैठे हैं तो तुहाडीआं आर्म्स जो चैस्ट के नाल जुड़ियां हुई ना इदां, तो अगर कोई पिछों आके चेयर नूं घुमा दे तो तुसी भी घूमन लग पोगे तो उस वक्त थोड़ी आ एक्सिस ऑफ रोटेशन है। पर अगर तुसी घूमती चेयर के उपर बैठे बैठे अपनी आर्म्स नूं आउट स्ट्रैच करते हैं, फैला लेने है ना, आउट स्ट्रैच, तो उहदे नाल की होएगा थोड़ा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इनक्रीज कर जाएगा, और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया दे इनक्रीज करन दे नाल ओमेगा डिक्रीज हो जाएगा, और ओमेगा दे डिक्रीज होने का मतलब है टाइम पीरियड इनक्रीज कर जाएगा। मतलब तुसी जदों अगर चेयर दे विच तुसी बैठे हैं, थोड़ियां आर्म्स जिहड़ियां वा वो थोड़ी बॉडी के करीब है, और अगर आके किसी ने वो चेयर नूं रिवॉल्व करवाता, रिवॉल्विंग चेयर है ना, तो अगर तुसी उस चेयर के उपर अपनी आर्म्स नूं आउट स्ट्रैच करोगे तो आई दे इनक्रीज होने नाल ओमेगा डिक्रीज करेगा, और डिक्रीज करने का मतलब टाइम पीरियड इंक्रीज करेगा। टाइम पीरियड इंक्रीज करने का मतलब है कि जो थोड़ियां चेयर है उसकी घूमन की स्पीड घट जाएगी तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, स्लो हो जाएगी जिन्होंने कह दें आप। हुण बेटा ये कंसैप्ट बैले डांसर्स भी यूज करते हैं। जिहड़े बैले डांसर्स है उहदे च भी की हुंदा पुत्त कि जो बैले डांस होंगे टो के उपर है ना, अंगूठे के उपर वो घूमते हैं, और घूमते वक्त कभी वो आर्म्स नूं इदां कर लेंदे आ, ठीक है, कभी बाहर नूं ऐ कर लेंदे आ, फैला लेंदे हथ, कभी अंदर नूं ले आंदे आ, कभी आउट स्ट्रैच कर लेंदे आ। उहदे नाल की हो रहा, जदों वो अपनी आर्म्स नूं लैग्स नूं आउट स्ट्रैच कर रहे हैं तो आई नूं वधा रहे हैं तो ओमेगा ने घट जाना, और जदों वो आर्म्स ते लैग्स नूं बॉडी के करीब लिया रहे हैं तो आई दे घटन दे नाल ओमेगा बढ़ जाएगा, उन्हां दी रिवॉल्विंग स्पीड बढ़ जाती है। तो इस तरीके दे नाल वो अपनी जो परफॉर्मेंस है वो दिंदे है। इसी तरह बेटा जिमनास्टिक दे विच या डाइविंग दे विच है ना समरसाल्ट हुंदी, कलाबाजी जिन्हों कहने आपां, तो उहदे विच भी एथलीट जिहड़ा वा जिमनास्ट जो है, एथलीट जो है वो जदों समरसाल्ट करता, समरसाल्ट दे विच परसन की है हवा दे विच जाके घूमदा इदां, और कलाबाजी खान तो बाद समरसाल्ट करन तो बाद वो फिर वापस जमीन ते लैंड करदा वा। तो वो जदों वो समरसाल्ट लगा रहा, वो कलाबाजी लगा रहा, तो उदों भी वो की कर रहा, अपनी बॉडी नूं करल कर लैंदा। करल मतलब अपनी जिहड़ा मास है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के नज़दीक ले आंदा, तो आई दे इनक्रीज डिक्रीज होने दे नाल ओमेगा इनक्रीज कर जाता, और ओमेगा दे इनक्रीज होने का मतलब की है बेटा भी टाइम पीरियड घट जाएगा, मीनस फटाफट तेजी नाल घूमेगा। तो अगर थोड़े टाइम ज़्यादा वार घूमेगा तो उन्होंने ज़्यादा पॉइंट्स असाइन होंगे है ना, तो वो परफॉर्मेंस वो वधिया मनी जाती है। सो कहने का मतलब ये कि जिस तरह हुण अगर मान लो थानू कोई कहे किसे कि आ बेटा एक प्लेटफॉर्म है, तो आ जिहड़ा होरिजोनटल प्लेटफॉर्म है पार्क च लगा वा, और ये प्लेटफॉर्म जिहड़ा वा ये घूम सकता है, होरिजोनटल है घूम सकता है ना। हुण मान लो एक बच्चा इत्थे बैठा वा है ना, एक चाइल्ड इत्थे है, तो इत्थे बैठा आ इहदी एक्सिस ऑफ रोटेशन है। हुण अगर किसी ने बाहरों इस प्लेटफॉर्म नूं घुमाता, तो अगर ये चाइल्ड अंदर नूं शिफ्ट करदा वा, अंदर नूं आंदा वा,
ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚਾਈਲਡ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਤਾਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਐਂਗੂਲਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਅਗਰ ਉਹ ਚਾਈਲਡ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਮਾਸ ਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ਦੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਐਂਗੂਲਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਘਟ ਜਾਏਗੀ। तो इस तरीके ਦੇ ਨਾਲ मतलब ये प्रॉब्लम्स है जिन्हां ਦੇ आंसर्स ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। तो ਇੱਥੇ तक समय लगी है नारायण? समूहन, चिराग, अंकुश, लक्ष्या, तो देखो बेटा ਹੁਣ ਇਹ बड़ा इंपॉर्टेंट कंसैप्ट है और ਇਹਨੂੰ दिमाग च रखना ना। ਹੁਣ ਹੁਣ देखो बेटा ਹੁਣ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ਤੇ बेस्ड ਆਪਾਂ ਇੱਕ न्यूमेरिकल ट्राई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट है किसे आ बेटा है थोड़े कोल अर्थ, तो अर्थ का मास m है, r रेडियस है और जिहड़ी अर्थ है उसका टाइम पीरियड अबाउट इट्स ओन एक्सिस 24 आवर है। हुण ये अर्थ अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है। हुण बेटा अगर वो बोलता वा, हुण देखो आ जिहड़ी अर्थ है जो प्रेजेंट अर्थ है, अगर वह मास m है, रेडियस r है, तो अर्थ सॉलिड स्फीयर है। और आ जिहड़ी एक्सिस ऑफ रोटेशन है जिस दे अबाउट वह टाइम पीरियड 24 आवर है, वो एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर ऑफ मास चो पास कर रही है। तो अगर सॉलिड स्फीयर दे सेंटर ऑफ मास चो कोई एक्सिस पास करे तो उस एक्सिस दे अबाउट वह मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हुंदा पुत 2/5 mr²। ਇਹਦਾ मतलब अर्थ का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr² है और ओमेगा 2π/t है और t की वैल्यू 24 आवर है। तो ਇਹਦਾ मतलब अज हुण प्रेजेंटली अर्थ की एंगुलर मोमेंटम है आई ओमेगा। ठीक है, ओमेगा की वैल्यू आ है। हुण अगर वो कहे कि किसी नैचुरल फिनोमिना करके ये जो अर्थ है साडी ये घूमदी घूमदी अपने आप कंप्रेस हो गई। ठीक है, कंप्रेस हो गई, तो कंप्रेस होने करके ਇਹਦਾ टोटल मास का कोई फर्क नहीं पिया बेटा। तो जदों अर्थ कंप्रेस हो गई तो ये जो कंप्रेस हो गई तो मान लो ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ मास है वो तो सेम रहा, पर रेडियस सपोज करो हो गया हाफ। तो ये किसी नैचुरल फिनोमिना करके मास ऑफ अर्थ सेम रहा बट कंप्रेस होने करके ਇਹਦਾ रेडियस हाफ रह गया। तो हुण बेटा ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ नवा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है वो है 2/5 मास, पर हुण रेडियस r/2 का स्क्वेयर है ना, तो 2/5 mr²/4, तो आई डैश की वैल्यू I/4 है। हुण बेटा जो ओमेगा डैश है, ओमेगा डैश की वैल्यू 2π/t डैश है, तो एंगुलर मोमेंटम आई डैश ओमेगा डैश
तो I/4 और ओमेगा डैश की वैल्यू इनू हाले ओमेगा डैश ही रख देने ना। इट मीनस कंप्रैशन तो पहला एंगुलर मोमेंटम इन्नी है, आफ्टर कंप्रैशन इन्नी हो गई। हुण बेटा ये जिहड़ा नैचुरल फिनोमिना होया तो ये करके टॉर्क नहीं लग रही, तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है। तो अगर एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है तो L इज इक्वल टू L डैश। तो हुण देखो, हुण आ वाली आई ओमेगा और आ वाली वैल्यू I/4 ओमेगा डैश, आई कट्टे गए। ओमेगा की वैल्यू है 2π/t और ओमेगा डैश की है 2π/t डैश। तो टी डैश की वैल्यू T/4 आ गई। हूँ टी क्योंकि 24 आर है तो बाय 4 मीन 6 आर। तो कहने का मतलब की है कि अगर अर्थ किसी कारण करके कंप्रेस्ड हो जाए, मास सेम रहे और रेडियस हाफ हो जाए, तो उसका जोड़ा टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन है वो 24 आवर तो घट के 6 आवर का हो जाएगा। तो 6 घंटे दे विच वो मतलब दिन रात का टाइम हो जाएगा ना, जो 24 घंटे का वा। तो इस तरीके नाल असीं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। तो हुण बेटा देखो, हुण ये जिहड़ा असीं कंसैप्ट पढ़ रहे हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पर उस तो पहला एक होर गल आपां करिए। देखो तुहानूं याद होएगा कि ट्रांसलेशनल मोशन च काइनेटिक एनर्जी सी बेटा हाफ mv², ते लीनियर मोमेंटम mv सी। इस करके जो k है उसका फार्मूला तुहानूं याद है ना, p²/2mc। उसी तरह नाल जो काइनेटिक एनर्जी है वो हाफ आई रोटेशनल मोशन ते एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा वा। हुण देखियो बेटा, हुण ध्यान दिओ, अगर आपां आई की वैल्यू पुट करते हैं तो k की वैल्यू की आ जाएगी हाफ। हुण इथों आई की वैल्यू की आ गई L/ओमेगा ना इथे, तो L/ओमेगा ओमेगा स्क्वेयर। तो एक तो ये फॉर्म बन गई है ना। हुण अगर आपां इथों ओमेगा की वैल्यू पुट करते हैं पुत इथे, तो के बन जाना हाफ आई, ओमेगा की वैल्यू है L/आई, तो हाफ L²/आई। आ वाला फार्मूला। तो इस तरीके दे नाल असी के नू कन्वर्ट कर सकते ना, ये एल ओमेगा की फॉर्म च है, ये एल आई की फॉर्म च है। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, मतलब वो प्रॉब्लम ते बेस्ड होएगा कंसैप्ट केड़ा यूज होना, बट इस तरह कन्वर्जन भी दिमाग च रखनी पैनी आपां नू ना इस केस दे विच। तो ये बेटा आपां स्टडी कर रहे हैं रोटेशनल मोशन बारे। जो रोटेशनल मोशन है ना, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ये ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ रोटेशनल मोशन पढ़िया या पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं कह लो, जो कंप्लीट हो चुका वा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बेटा ਜਿਹੜੀ एक्सिस ऑफ रोटेशन है, जिस एक्सिस के अबाउट बॉडी घूम रही है वो फिक्सड है, फिक्सड अपनी जगह के उपर पोजीशनड है। पर दूसरा केस ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਨ जा रहे हैं पुत, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ हो सकता, ਹੁਣ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਓ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ रोटेशनल मोशन कंप्लीट किया वा वो है रोटेशन ऑफ ए रिजिड बॉडी अबाउट फिक्सड एक्सिस, फिक्सड एक्सिस दे अबाउट। ठीक है, हुण पुत्तर गल नूं समझियो। हुण आ पॉइंट्स नूं दिमाग च रखना वा, बड़ा इंपॉर्टेंट केस है। आ देखियो, आ है रिजिड बॉडी, आ एक्सिस ऑफ
रोटेशन है फिक्स्ड, भी एक्सिस उत्थे दी उत्थे ही है, बॉडी ਉਹਦੇ आले ਦੁਆਲੇ घूम रही। ਹੁਣ इस केस देखियो पुत कि आ जी एक्सिस है और आ रिजिड बॉडी है, तो इस रिजिड बॉडी का सेंटर ऑफ मास मान लो अपन देखते हैं सेंटर ऑफ मास, तो ये जो सेंटर ऑफ मास है यदि एंगुलर वेलोसिटी भी ओमेगा ही होएगी, है ना, यदि भी ओमेगा ही होएगी, और यदा परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर है, सेंटर ऑफ मास का परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर आर है तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी VCM कितनी होएगी, ओमेगा आर। हुण इस केस जो रिजिड बॉडी है वो फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट घूम रही है और VCM की वैल्यू नॉन जीरो है। नॉन जीरो क्यों है, एक तो आर भी नॉन जीरो है, ओमेगा भी नॉन जीरो है, इस करके दोनों का प्रोडक्ट भी नॉन जीरो है। सो ये तो है बेटा रोटेशनल मोशन। हुण दोबारा गल सुनियो भाई, हुण अगर बेटा आ है एक्सिस ऑफ रोटेशन और ये फिक्स्ड है, जी एक्सिस ऑफ रोटेशन है फिक्स्ड, वो जरूरी नहीं है कि बॉडी के बाहर ही होए, बॉडी के अंदरों भी पास कर सकती। और आ वाली जी फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन है ये बॉडी के अंदरों तो पास कर ही रही है, नाल दी नाल सेंटर ऑफ मास चो भी लंघ रही है। इस करके हुण आ जी एक्सिस है ब्लैक कलर वाली, ये अबाउट इस बॉडी का जो VCM है वो जीरो है। क्यों जीरो है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास पॉइंट इस एक्सिस के ऊपर आ गया और वो ऊपर आने का मतलब VCM जीरो है। और गल नूं याद रखो कि जेडी एक्सिस ऑफ रोटेशन बॉडी के सेंटर ऑफ मास चो पास करती है उन्होंने सेंट्रोइडल एक्सिस कहते हैं, सेंट्रोइडल एक्सिस। तो यदा मतलब आ जी ब्लैक कलर की एक्सिस है सेंट्रोइडल एक्सिस, तो ये अबाउट VCM हमेशा जीरो होंदा वा। मतलब जदों भी कोई बॉडी रोटेट करेगी अबाउट इट्स सेंट्रोइडल एक्सिस तो VCM जीरो होएगा, और VCM जदों भी जीरो होएगा तो उस रोटेशनल मोशन नूं असीं बोलते हैं बेटा प्योर रोटेशनल मोशन। प्योर रोटेशनल मोशन एक तो जनरल रोटेशनल मोशन है, तो रोटेशनल मोशन दे विच बेटा तुसीं की देख रहे हैं कि जिहड़ा VCM है वो जीरो नॉन जीरो कुछ भी हो सकता, पर अगर VCM जीरो है तो फिर वो प्योर रोटेशनल मोशन बन जाएगा। तो ये गल नूं याद रखो कि जदों कोई भी बॉडी रोटेट करेगी तो उस बॉडी के सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी जो है VCM, वो जीरो हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है ना, वो डिपेंड करेगा कि जी एक्सिस ऑफ रोटेशन केड़ी है। पर अगर बेटा एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंट्रोइडल है तो फिर VCM दे जीरो होने करके उन्होंने कहांगे प्योर रोटेशनल मोशन, उन्होंने प्योर रोटेशनल मोशन बोलते हैं। तो रोटेशनल मोशन ते प्योर रोटेशनल मोशन का फर्क थानू पता होना चाहिए। हुण बेटा जदों असी गल करते हैं ट्रांसलेशनल मोशन दी, तो जदों भी कोई रिजिड बॉडी ट्रांसलेशनल मोशन पोजेस करेगी, जदों भी कोई रिजिड बॉडी ट्रांसलेशनल मोशन पोजेस करेगी तो उस रिजिड बॉडी का जिहड़ा मर्जी पार्टिकल होवे बेटा जिथे मर्जी होवे, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, सेवंथ है, एट्थ है, नाइन्थ, कोई भी पार्टिकल, तो हर पार्टिकल दी वेलोसिटी बराबर है,
हर पार्टिकल दी डिस्प्लेसमेंट बराबर है, हर पार्टिकल दी एक्सेलरेशन बराबर, और वो किहदे बराबर है? तो ट्रांसलेशनल मोशन च कोई भी पार्टिकल होए रिजिड बॉडी का, ओदी डिस्प्लेसमेंट कितनी है? ओदी डिस्प्लेसमेंट है जिन्नी डिस्प्लेसमेंट सेंटर ऑफ मास दी है। इस बॉडी के सेंटर ऑफ मास की जिन्नी डिस्प्लेसमेंट है, ਉਹਦੇ हर पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट भी सेम होनी है, तो वो ट्रांसलेशनल मोशन की पहचान है। या जो वेलोसिटी की गल करिए तो ट्रांसलेशनल मोशन च हर पार्टिकल की वेलोसिटी, बेटा हर पार्टिकल की वेलोसिटी जी है वो VCM वाली होनी। मतलब ट्रांसलेशनल मोशन च जिन्नी VCM की वेलोसिटी है उन्नी ही हर पार्टिकल की होनी, और एक्सेलरेशन भी हर पार्टिकल की ACM के बराबर ही होनी। ठीक है, तो ये ट्रांसलेशनल मोशन की पहचान है। तो ट्रांसलेशनल मोशन के दौरान हर पार्टिकल की वेलोसिटी VCM के बराबर है, हर पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट है ना, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास के बराबर है, एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास के बराबर। हुण जदों आपां बेटा गल करते हैं, देखो प्योर रोटेशनल मोशन, प्योर रोटेशनल मोशन च की होना पुत्र, क्योंकि थोड़ी एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर ऑफ मास जो पास कर रही है ना, आ सेंटर ऑफ मास है। ठीक है, तो जरूरी नहीं सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस इदा होए, वो इदा भी हो सकती पुत, इदा। तो आ सेंटर ऑफ मास जो पास करने वाली एक्सिस है। तो प्योर रोटेशनल मोशन दी विच जिहड़ी एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो सेंटर ऑफ मास जो पास कर रही है। तो इस करके प्योर रोटेशनल मोशन च VCM मतलब जो सेंटर ऑफ मास पॉइंट है उसकी वेलोसिटी तो जीरो है, पर बाकी जिन्ने पार्टिकल्स है उन्होंने वेलोसिटी कितना होनी है पुत्र, क्योंकि प्योर रोटेशनल मोशन है ना, तो जो सेंटर ऑफ मास है उसकी वेलोसिटी तो जीरो है, पर बाकी जिन्ने भी पार्टिकल्स है उन्होंने जी वेलोसिटी है वो कितना कटनी है। ਉਹਦੇ ਲਈ ध्यान रखो प्योर रोटेशनल मोशन च हर पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी सेम है। तो हर पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी सेम है। तो आ है थोड़ी एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो यदा मतलब इस पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी कितना कटनी है पुत, इस पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी एक्सिस ऑफ रोटेशन तो यदा परपेंडिकुलर डिस्टेंस r। तो जे आप यदी कटनी है तो आ r इंटू ओमेगा, जे यदी कटनी है तो आ r इंटू ओमेगा। और एक गल होर सुनो कि अगर मान लो ये जी बॉडी रोटेट कर रही है, ये क्लॉकवाइज कर रही है इदा, है ना, इदा घूम रही है, तो जी इस पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी है वो होनी की है ओमेगा इंटू केड़ा आर, सेंटर ऑफ मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और डायरेक्शन होनी है अलोंग द टेंजेंट, तो ओमेगा आर। तो आर आ वाला बुत, दिस इज आर। हुण ओमेगा आर, क्योंकि आ पार्टिकल सरकमफ्रेंस से ही है ना, तो आ डिस्टेंस सेम ही है। तो जी ओमेगा आर तो वेलोसिटी आनी है अलोंग द टेंजेंट आनी है, अलोंग द टेंजेंट। तो कहने का मतलब ये कि प्योर रोटेशनल मोशन च VCM जीरो होनी है, और बाकी जिन्ने भी पार्टिकल्स है उन्होंने वेलोसिटी कितना कटनी है, ओमेगा इंटू आर। आर की है उस पार्टिकल का सेंट्रोइडल एक्सिस तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यह है बेटा बेसिक गल जी प्योर रोटेशनल मोशन च असी डिस्कस करते हैं।